नमस्कार बंधुओं, कौटिल्या बलरामपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये टेस्ट सीरीज कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है 2022 में, इसमें आपको देखना है कि जितनी आपने मेहनत से पढ़ाई की है उतना ही लगभग वैसी ही मुश्किल स्थितियों में क्या आपने स्वयं को कई बार परखा भी है और उसमें कुछ सुधार भी किया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट सीरीज कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे कि आप बार बार परीक्षा का दोहरा सकें और परीक्षा के दौरान अपने स्ट्रेस, टाइम तथा स्पीड का बेहतर मैनेजमेंट कर पाएंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। आपके ऑप्शन हैं भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के, भगवान शिव के। जो आपका सही विकल्प है वो आपका है सी, यानी भगवान जगन्नाथ के। प्रतिवर्ष जून माह में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऐतिहासिक स्थल दिए हैं और उससे संबंधित राज्य दिए हैं, जैसे भीमबेटका, सोर टेम्पल, हम्पी, मानस। अब इसमें क्या करना है कि इसमें आपको विकल्प बी सही है, यानी कैसे व्याख्या आप करेंगे, आके हम व्याख्या देखते हैं। इसका जो है भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, सोर टेम्पल तमिलनाडु में है, हम्पी कर्नाटक में है और मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। विकल्प आपके हैं दिलेर खान, जय सिंह, जसवंत सिंह और है शाहिस्ता खान। अब इसमें जो सही विकल्प होगा वो आपका बी होगा, यानी जय सिंह। 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी के दमन करने के लिए भेजी। जय सिंह कछवाहा शासक थे, जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वो चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है, अन्यथा जीतना असंभव है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की ये संधि जून 1665 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। ये सिख गुरु थे, उसमें आपका 4 विकल्प रहेगा। कुछ ए है अर्जुन देव, बी है रामदास, सी है हर राय और डी है तेग बहादुर। जो आपका विकल्प है वो बी रामदास। आइए हम व्याख्या देखते हैं। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघे भूमिदान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था सौंदर्य के लिए। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना। अमृतसर, जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया था, परंतु बाद में वो खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? ये विकल्प हैं आपके, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह सारकी, सिकंदर लोदी। ये विकल्प जवाब होगा बी सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों की स्थापना की। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और जौनपुर प्रमुख थे। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खा, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, उन्हीं की यादगार में, स्मृति में ये जो है स्थापित किया गया था। सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना, जिसका संस्थापक मालिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया है। आपको लग रहा होगा कि महात्मा, ये कब इनको जो है टाइटल मिला? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान। और सी विकल्प है आपका 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के दौरान। और डी विकल्प है खिलाफत आंदोलन। विकल्प जो आपका सही होगा वो ए सही होगा। यानी गांधी जी कहा जाता है कि 21 वर्ष तक दक्षिणी अफ्रीका रहे, और जब 1915 में वो आए तो गांधी जी के द्वारा लखनऊ पर्यटन, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको पहली बार महात्मा कहा, और इन्होंने उनको गुरुदेव कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। यहाँ विकल्प है आपका अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा सी बी, यानी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये आपका सही विकल्प है, जवाहरलाल नेहरू। ये 1929 लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग की। आपको विकल्प इसमें बी याद रखना है। स्वराज की मांग जो है, इसको पूर्ण स्वराज का संकल्प भी पारित किया, और कहा जाता है कि 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया, तथा उस वर्ष से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 1936, 1937, 40, और उसके बाद ये 1951 से 54 के बीच 3 बार और रहे हैं। तो ये कई बार अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? आपके विकल्प है भीमराव अंबेडकर, बी विकल्प है महात्मा गांधी, सी विकल्प है मोहम्मद अली जिन्ना, और डी विकल्प है तेज बहादुर सप्रू। तो जो सही विकल्प होगा वो ए होगा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे जो भारतीय की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? ये है क्रिप्स योजना, बेबल योजना, माउंटबेटन योजना, और इनमें से कोई नहीं। जो सही विकल्प आपका होगा वो सी होगा। 22 मार्च 1947 को अंतिम ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना था। आप जानते हैं कि मनबाटन योजना 3 जून की योजना, कहा जाता है कि भारत की धरती पर माउंटबेटन और बेबल 2 ऐसे व्यक्ति थे जो
आए और जिन्ना, गांधी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, पटेल से भी विचार विमर्श किए, उसके बाद जाके कहीं जो है भारत का बंटवारा कर पाए। चलिए विकल्प इसको जो है वो देखते हैं। तो 22 मार्च 1947 को अंतिम ब्रिटिश गवर्नर माउंटबेटन भारत आए। उनका जो उद्देश्य था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना, और 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? विकल्प आपके हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, नेक्स्ट विकल्प राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद, और इसका जो विकल्प यानी सही उत्तर होगा वो ए यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया। 1863 में ईस्वी में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवीय है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत है का नारा दिया। तो आप जानते हैं कि जो रीति रिवाज परंपरा है उसको मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? यहाँ ए विकल्प है 1947, बी विकल्प है 1951, सी विकल्प है 1956 और डी विकल्प है 1966। जो उत्तर होगा वो आपका सी यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। कहा जाता है कि यह फजल अली आयोग गठित किया गया था। पुट्टू श्री रामल्लू नाम के व्यक्ति ने जो है 56 दिन तक अनशन भी किया था और उसके बाद उनका देहांत हो गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम भारत का यदि कोई राज्य है तो वो आंध्र प्रदेश है, जो अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति से संबंधित है? तो इसमें आपका जो विकल्प है वो डी विकल्प है यानी अनुच्छेद 75। आइए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 ये मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है। और 75 का 1 है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे और उन्हीं के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। वहीं 75 का सेकंड है कि ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? जब भी बैठक होगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। यहाँ विकल्प आपके दिए गए हैं कि वो भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो विकल्प आपका सही है सी। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक आयोजित करने का उल्लेख है।
जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब तक 3 बार बुलाई गई है। आप जानते हैं डाउरी सिस्टम 1961, बैंक सर्विसेज बिल 1977 और पोटा 2002, यानी ये 3 बार जो है आपको अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके राष्ट्रपति महोदय ने बुलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है। क्या है विकल्प? आप जानते हैं कि ये जो है एक लीगल राइट है, वैधानिक अधिकार है, लेकिन आपको वहाँ मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और नेचुरल राइट ये भी दिया रहेगा, लेकिन आपको लीगल राइट लगाना है। ये व्याख्या देखते हैं। संविधान में निर्वाचन की विधि और निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कृत्यों की जो है केवल रूपरेखा है। इसका विस्तृत उपबंध राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं परसीमन अधिनियम 1972 में है। इनके अतिरिक्त बहुत से उपबंध विभिन्न नियमों और आदेशों में है जो पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए हैं या जारी किए गए हैं। इनका उल्लेख निर्वाचन एवं मत देने का अधिकार एक लीगल राइट है या विधिक या वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। अब इसमें आप देखिए जो 7वीं अनुसूची है उसमें विधायी शक्तियों का वितरण, 8वीं अनुसूची में भाषा यानी 22 भाषाओं का उल्लेख है, 9वीं अनुसूची में आपके कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण किया गया है जैसे भूमि सुधार आंदोलन, और 10वीं अनुसूची में 52 संविधान संशोधन के द्वारा 1/3 और 91 संविधान संशोधन के द्वारा 2/3। इस तरह से ये विकल्प जो सही होगा वो आपका बी सही है। यहाँ से आप मिलान करें तो विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे केप कमोरियन के नाम से भी जाना जाता है? मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात। ए विकल्प है। इसमें विकल्प जो आपका होगा वो सी विकल्प होगा। इन चारों विकल्पों को आप देखेंगे तो विकल्प सी, केप कमोरियन तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में अवस्थित एक कस्बे का नाम है। इस कस्बे को कन्याकुमारी भी कहा जाता है। ये भारत की मुख्य भूमि में लगभग दक्षिणतम बिंदु पर है। आप जानते हैं इंदिरा काल उत्तर और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, तो ये भी आपका दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां केरल में पाई जाती हैं? चेचू, लेप्चा, डफला, डाफर। विकल्प जो होगा वो ए सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। लेप्चा जनजाति सिक्किम में, डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में तथा डफला अरुणाचल प्रदेश व असम के कुछ भागों में, और चेचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा ये केरल में भी कुछ भागों में पाई जाती है। अतः आपका जो राइट आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। गंगा नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का। जो सही विकल्प है वो आपका ए। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ये हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपरदन कार्य करती रही हैं।
अतः इनके द्वारा गार्ज, महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभ में ए माना था। यह आपके परीक्षा में भी आया हुआ है, तो इसमें जो है यानी आपको ए मान के लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? चीड़, देवदार, सिल्वर, फर, नीला पाइन। तो इसमें आपके जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी होगा। व्याख्या देखते हैं। पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी ये 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर विस्तृत है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है। ये जो वृक्ष हैं वो देवदार, ओक, फर, स्प्रूस, सिडार, चीड़ आदि हैं। यहाँ देवदार के वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत है? 4 विकल्प हैं आपके। ए है धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुडप्पा तंत्र, विंध्य हिमाचल जो तंत्र है वो। सही विकल्प होगा वो आपका बी होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। गोंडवाना कोयला के 3 भूवैज्ञानिक शैल समूहों यथा करहर, वारिस, वराकर और रानीगंज से संबंधित है। यानी ये जो है कोयले के 3 मेन हैं, तो आपका सही विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। वास्तव में ये कथन आपका सत्य है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। ये सही बात है कि सागर का पानी खारा होता है तो इसका जो है घनत्व अधिक होता है। तो विकल्प आपका ए सही है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे दोनों सही है, और उसका कारण जैसे आप निकालना चाहें कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। ये आपका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वो उपयोग योग्य नहीं रहता। वास्तव में ये बिल्कुल 100% आपका उत्तर सही है कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा तांबा व लोहे से कठोर होता है। हीरा बहुत कठोर पदार्थ होता है। आइए व्याख्या देखते हैं। ये ए विकल्प सही है। तो इसमें हमने पहले ही बता दिया कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से ही जल में स्थायी कठोरता हो जाती है। इसके घुले रहने से जल को उबालने पर भी इसकी अस्थायी कठोरता दूर नहीं होती है, अतः ये उपयोग के योग्य नहीं रहता है। हीरा सबसे कठोर होता है, ये किसी दरों में नहीं घुलता तथा इस पर अम्ल, क्षार इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है तथा वनस्पति घी के निर्माण में नाइट्रोजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। इस प्रकार आपका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि, दंतवलक, डेंटिन, सीमेंट्स। जो सही विकल्प है वो आपका बी। आइए व्याख्या देखते हैं। कहा जाता है कि इनेमल है जो दांत यानी क्राउन पर अत्यधिक कठोर हार्ड होता है, तो इसलिए आपका विकल्प बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 24, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं। बैंगनी प्रकाश, लाल, नीला, हरा। जो सही होगा वो रेड होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का प्रभाव 3 प्रकार से होता है। एक, प्रखरता, प्रकाश का प्रकार यानी क्वालिटी, और ड्यूरेशन, ये तीनों प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे जो कहा जाता है कि रेड प्रकाश, ये जो है अधिकतम प्रकाश संश्लेषण वाला है। उसके बाद कहा जाता है कि पर्णहरित लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित करता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका है विकल्प बी, एड्रेनलिन। आइए व्याख्या देखते हैं। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रेनल मेडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति प्रसन्न नहीं रहता है। ऐसे व्यक्तियों को कोकेन, एफ्रेडिन इत्यादि औषधियाँ दी जाती हैं, जो कि अनुकंपी तंत्रिका तंतुओं को प्रेरित करती हैं। एड्रेनलिन को फ्लाइट और फाइट इन नामों से जाना जाता है, जो कि संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। इस स्थिति में ये रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है। इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आए हैं वो यहीं इसको मैंने सॉल्व करा दिया और यहीं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।